सो हेलो गाइस, शिवास एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के बारे में और आज की हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं मोलरिटी के बारे में। ओके, तो मोल कंसेप्ट के बारे में हमने बहुत कुछ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जैसे कि मोल कंसेप्ट के बारे में हमने जाना था कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कितने, और उसको कैसे हम मेज़र करते हैं उसको। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर पर जानने वाले हैं मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि यहाँ पर ये दो प्रकार का होता है। एक ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उसके कंसंट्रेशन टर्म्स पर क्या होगा, कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर उसके कंसंट्रेशन में किसी भी प्रकार का चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले पे हम लोग जनरली स्टडी करते हैं इसी मोलरिटी का। और यहाँ पर हम एक और चीज़ स्टडी करते हैं कि नॉर्मेलिटी। ओके, और यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे हम स्टडी करते हैं मोलरिटी का। और एक चीज़ और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो चार्ट लिखा हुआ है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, बेसिकली यही कंसंट्रेशन टर्म्स में आती हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, इट मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से उसके कंसंट्रेशन में थोड़ा बदलाव आता है, वो देखा जाता है मोलरिटी में और नॉर्मेलिटी में। लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की जैसे कि हम बात करते हैं तो वहाँ पर मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन को पढ़ते हैं और ये टेम्परेचर या बढ़ाने या घटाने से इनको किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये तो कुछ बात है कंसिडरेशन टर्म्स के ऊपर। तो अब हम बात करने वाले हैं मोलरिटी को, अभी समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या होता है ना, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, अब ये होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर करने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं क्या करूं, वाटर ले लूं। ठीक, क्या ले लूं, एक मैं क्या ले लूं, यहाँ पर वाटर ले लूं और वाटर में मैं क्या कर दूं, डिजोल्व कर दूं रेत का कण। यहाँ पे जैसे कि सपोज करो मैंने किसका डाल दिया, सैंड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डाल दिया। और एक मैं क्या करूँ, फिर से यहाँ पर एक बीकर लूँ और यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँ, वाटर का मॉलिक्यूल लूँ। वाटर एज ए सॉल्वेंट, यहाँ भी वाटर को मैंने एज ए सॉल्वेंट दे रखा है। देखो सॉल्वेंट वो होता है जो चीज़ जिसमें कोई भी चीज़ क्या होता है, डिजोल्व होता है। और जो चीज़ डिजोल्व होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट मैंने लिया है और यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में मैंने किसको डाला, सैंड को डाला। और यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में मैंने डाला सपोज करिए शुगर की मॉलिक्यूल को डाल दिया, शुगर या फिर साल्ट के मॉलिक्यूल को इसमें मैंने डाल दिया। ठीक, अब कुछ देर के बाद इसमें मैंने देखा कि जो सैंड के मॉलिक्यूल थे वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो शुगर या सॉल्ट का जो मैंने एज अ सॉल्यूट लिया था वो क्या हो गया, वाटर में डिजोल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन को अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कहीं भी मतलब कि यहाँ का अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ या चाहे मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ या चाहे मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ,
ठीक है। इसके हर एक पोर्शन पे जो सॉल्यूट का जो मात्रा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो अलग अलग आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ शुगर, मतलब कि यहाँ पर अगर मैंने शुगर को डाल दिया है और फिर मैं एक चम्मच निकाल के यहाँ से अगर मैं टेस्ट करना चाहा तो यहाँ का भी मुझे सेम टेस्ट मिलेगा और यहाँ भी का मुझे सेम टेस्ट मिलेगा। इट मीन्स जो शुगर है ये पूरी तरीके से एक यूनिफॉर्म तरीके से सब तरफ वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये जो सेंड है वो वेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये तो यहाँ पर वेल डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है और ये उसमें डिजॉल्व ही नहीं होता है ये, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, और इस प्रकार के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस करने का मतलब है जहां पर जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट पे सब तरफ वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम उसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो जब कभी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तब हम हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ते ही नहीं है, हम वहाँ पे बात करते हैं ओनली अबाउट होमोजीनस मिक्सचर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सॉल्यूट पाया जाता है और एक सॉल्वेंट पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसको पहचानने का तरीका क्या है, तो चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए जैसे कि जो सॉल्यूशन है ये कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, लो कंसंट्रेशन। इट मीन्स सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और जिसकी मात्रा क्या होगी, हायर होगी, वो क्या कहलाएगा, हायर कंसंट्रेशन में होगा, वो हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। इसको एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो अगर मैंने क्या किया, एक इसको फिर से मैं डिवाइड करके बताता हूँ आपको कि जैसे कि एक बीकर पे मैंने यहाँ पर ले रखा है 80% एल्कोहल ले रखा है, और इसी पर मैंने क्या किया 20% वाटर ले रखा है। 80 और 20% में कितना हो गया, 100% हो गया। और एक साइड मैंने क्या किया, जस्ट इसके उल्टा मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया 80% क्या वाटर ले रखा, और यहाँ पर 20% मैंने लिया अल्कोहल लिया। वो यहाँ पर जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितनी है, 20% है, और वाटर की मात्रा कितनी है, 80%। यहाँ पे जस्ट उल्टा, यहाँ पर 80% अल्कोहल है और 20% वाटर है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या बना रहे हैं, का होमोजीनस सॉल्यूशन बना रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब मुझे दोनों केस में ये बताना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तब हम वहाँ पर बात करते हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी हम उसे कहते हैं वो क्या है, का सॉल्यूट है। अब यहाँ पर देखिए 80% एल्कोहल है, तो इसकी मात्रा यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर हम सॉल्वेंट किसको मानेंगे, एल्कोहल को मानेंगे, और इसकी मात्रा देखो ये ओनली 20% है, तो इसको हम क्या मानेंगे, सॉल्यूट मानेंगे। ओके, अब यहाँ पर 20% क्या है, एल्कोहल है, और 80% क्या है, यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ पर जिसकी मात्रा ज़्यादा है हम उसे क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और 20% यहाँ पर एल्कोहल है, तो यहाँ पर एल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमने वाटर में एल्कोहल को मिलाया है और यहाँ पर एल्कोहल में वाटर को मिलाया है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें चीज़ घुलता है, और सॉल्यूट वो होता है जो चीज़ घुलता है, मतलब कि सॉरी, सॉल्वेंट मतलब वो होता है जिसमें चीज़ों को हम घोलते हैं, ठीक है, और सॉल्यूट वो होता है जो चीज़ जिसको हम घोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो रहा सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को अगर समझ गए तो हम अब आ सकते हैं कहाँ पर, मोलरिटी के ऊपर। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए जो मोलरिटी होता है, मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब ये जो मोलरिटी है ये हमें क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, देखिए किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब पता रहता है कि सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्या, सॉल्यूट,
और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनाए? सॉल्वेंट बने। ठीक है, अब ये जो मोलरिटी है ये हमें बताता है कि सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के सॉल्यूशन में। इट मीन्स 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल्स डिसॉल्व रहेगा, इसकी हमें जानकारी हमें देता है कौन? मोलरिटी। अगर इसका मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द नंबर ऑफ moles of solute dissolve in 1 liter of solution. It is called molarity. The number of moles of solute dissolve in 1 liter of solution is called molarity. देखिए 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं वो क्या कहलाता है? मोलरिटी कहलाता है। तो मोलरिटी का एक सीधे साधा एग्जांपल बनता है कि ये जो है रेशियो होता है, यहाँ पे नीचे में हम करते हैं, लिखते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इट मीन्स ये बता रहा है कि हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कितने का है? 1 लीटर का है। और यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि उस सॉल्यूशन में क्या है? डिसॉल्व है। ओके, तो ये होता है उसका डेफिनेशन। अब इसी को फॉर्मूले को अपने को आधार मान के क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि अपन को ये पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी when 40 gram of sodium hydroxide is dissolved in 1 liter of solution. देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मोलैलिटी व्हेन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझिए क्वेश्चन को कि यहाँ पे ये बोला है कि एक सॉल्यूशन हम यहाँ पर तैयार हुआ है जो कि 1 लीटर का है, जिसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कितना है? 40 ग्राम है। अब जाहिर सी बात है जो ये क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो बच गया वो क्या होगा? सपोज करते हैं यहाँ किस में डिसॉल्व होता है? ये वाटर में डिसॉल्व है। अब वाटर यहाँ पे ये कितना होना चाहिए? ये वाटर यहाँ पे क्या होगा? ऐसा यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे क्या बना? एक सॉल्यूशन बना जो कि है 1 लीटर है, जिसमें 40 ग्राम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व है एज अ सॉल्यूट। तो अब हमें क्या करना है कि इसी को मतलब कि इसी क्वेश्चन के आधार पर मोलैलिटी निकालना है, ये फॉर्मूले को वहाँ पर पुट करके। ओके, तो हम यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम तो जो क्वेश्चन में जो गिवन डेट रहता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन को हम लोग कैपिटल V से भी डिनोट कर रहे हैं, ये कितना है? 1 लीटर
का है। अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर क्या लिखा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल नहीं दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, सॉल्यूट के मोल के नंबर को निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से मोल हम निकालते हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये मोल निकालने क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हम मोल किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, ना कि सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर सॉल्यूट है ये 40 ग्राम वाला, इट मीन्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तो अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ, अगर मोल निकालता हूँ तो देखिए मोल कैसे हम देखिए मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। यहाँ पर जो गिवन मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर सोडियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैं सोडियम का जो मास है वो कितना ले लेता हूँ, 23 ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास ले लेता हूँ ये कितना है 16, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 1 है। देखिए सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और हाइड्रोजन का मास होता है 1। यहाँ पे कुछ पॉइंट में भी वैल्यू आती है, लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं इसको पॉइंट में आंसर में नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 23 और 16 कितना हो गया, 39, और 39 और 1 ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आया है वो कितना आया है, 40 आया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर इसका मोल निकालता हूँ तो मोल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, अपना मोल निकल जाएगा। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, 1 आता है। इट मीन्स यहाँ पर इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना डिसॉल्व है, 40 ग्राम डिसॉल्व है। इट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूट का मोल्स कितना डिसॉल्व होगा, ओनली 1 डिसॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, मोल निकाल लिया किसका, सॉल्यूट का। अब हम क्या निकालते हैं, मोलरिटी को निकालते हैं। तो मोलरिटी का तो ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है। तो देखिए मोलरिटी को तो हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला था तो कितना आया था, वो N=1 आया था। और ये इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट से। ये क्या है हमारा 1 मोल है, और ये किस में है, लीटर में है। तो हमारा आंसर भी कितना आएगा, 1 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो बोला कि मोलरिटी निकालना था, व्हेन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो एम है वो कितना निकल के आया है, 1 मोल पर लीटर निकल कर ये जो आंसर है वो आया है। तो इस प्रकार से हम मोलरिटी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी के आधार पर हम एक काम करते हैं कि एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हमें ये बोल रहा है कि यहाँ भी कैलकुलेट द मोलरिटी when 90 ग्राम of glucose is dissolved in 1 liter of solution.
तो ये हमारा क्वेश्चन रहा कि क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलिलिटी व्हेन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कितना बना हुआ है हमारा, 1 लीटर का बना हुआ है, जिसमें जो ग्लूकोज है वो कितना डिसॉल्व है, वो है 90 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा जो ग्लूकोज है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम यहाँ पर शुरुआत में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये है 90 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो कितना है, वो है 1 लीटर का बना हुआ है। अब अपने को क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये एम निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब एम निकालने का फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो हमें ये V का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूट का मोल नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में सॉल्यूट का जो मास है यहाँ पर गिवन मास दिया हुआ है, ना कि यहाँ पर उसका मोल दिया हुआ है। लेकिन फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले उसका मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास होता है। अब देखिए यहाँ पर जो गिवन मास है वो कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम सबसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। C इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6, ये होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास मैं कैसे निकालता हूँ, देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो कितना है, 6 है, और हर एक कार्बन का जो मास कितना होता है वो होता है 12। उसको प्लस कर दीजिए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 12 होता है। यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, और हर एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। हाँ 16 होता है। अब यहाँ पर इसको सबको अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो देखते हैं अपना जो आंसर है वो कितना आता है। तो यहाँ पर 12 छक्के ये हो जाता है 72, और ये हो गया 12 कम 12 और 16 छक्के 96। अगर सबको मैं क्या कर दूँ, ऐड कर देता हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर ये 12 8 बचा है, इतने से यहाँ पर ये कितना आ रहा है मेरा 180 निकल कर ये आ रहा है 180 180। तो ये निकल के आया क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इस मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू को क्या कर दूंगा, यहाँ पर पुट अप कर दूंगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये आंसर निकल कर आता है 0.5 मोल्स। तो यहाँ पर जो मेरा मोल का जो संख्या आया है सॉल्यूट का वो कितना आया है, 0.5 ये आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसी 0.5 को वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन से। देखिए फिर मेरे को क्या मिल जाएगा, मोलिलिटी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो मोल्स सॉल्यूट का जो मोल वो कितना आया था अभी, यहाँ पर ये आया था 0.5 आया था। तो यहाँ पर मैंने 0.5 रखा और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन से। तो मेरा जो आंसर है वो कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है 0.5 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है तो वो सॉल्व होगा, और इस प्रकार से हम उसका मोलिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर और भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने से अपना जो काम है वो नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो 1 लीटर का भी देता नहीं है, इसको चेंज कर देगा। अब देखिए वो वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए जैसे कि एक और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी when 60 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 is dissolved in 400 ml of solution। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला, मोलरिटी को फाइंड आउट करना है कब, जब 60 ग्राम जो यूरिया है वो डिजोल्व है इसमें 400 ml के सॉल्यूशन में। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना बना हुआ है, 400 ml का ये बना हुआ है। अब यहाँ पर अपने को इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो गिवन दैट में यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो सॉल्यूट का जो मास है वो कितना आया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 ग्राम, और यहाँ पर जो अपना जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो कितने का बना हुआ है, 400 ml का बना हुआ है। और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मोलरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को फिर से एक बार देखें तो अपने को बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर V तो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ये जो V का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ml में और ये दिया हुआ है लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशन जो बना हुआ है कितने का, 400 ml का, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, लीटर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लीटर में हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 400 ml को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूँगा। तो जो मेरा आंसर है वो कितना निकल के आता है, ये निकल के आएगा यहाँ पर 0.4 लीटर जो है ये निकल कर ये आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सॉल्यूशन है उसको किस में चेंज कर दिया, जो ml में दिया हुआ था उसको मैंने लीटर पर वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने किया था कि सबसे मैंने सॉल्यूट का क्या निकाला था, मोल्स निकाला था, क्योंकि क्वेश्चन में कभी आपको सॉल्यूट का जो मोल है वो नहीं देगा, वो हमेशा सॉल्यूट का मास ही देगा जिसको अपन लोग गिवन मास कहते हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला इसको ये हमेशा याद रखिएगा, ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमेशा वही होता है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये कितना दिया हुआ है यूरिया के लिए, ये दिया हुआ है 60, और मॉलिक्यूलर मास जो है ये यूरिया के लिए मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यूरिया के लिए जो मैं मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, देखिए यहाँ पर जो यूरिया है उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसका, इसमें कितने नाइट्रोजन है। तो इसमें 2 नाइट्रोजन मिल रहे हैं, कितने नाइट्रोजन मिले, 2 नाइट्रोजन मिले। हर एक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 14 होता है। और यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, तो टोटल हाइड्रोजन इस पर 4 है। हर एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसको मैं प्लस कर दूंगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। अब सबको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो गया, 14 इंटू 2 28, और 28 प्लस 4 32, और 32 प्लस 12 44, और ये 44, और ये 60, ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आया, ये कितना निकल कर आया, ये 60 निकल के आया। तो मैं क्या करूँगा, दोनों के वैल्यू को जब डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, 1 मोल निकल कर आया। तो अभी तक क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, सॉल्यूट का केवल मोल निकाला है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोलरिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मोलरिटी मांगा है ना कि मोल मांगा है। तो मोलरिटी
इसका हम फाइंड आउट करते हैं। तो मोलिडिटी का अभी हमने क्या निकाला था, इसका एन निकाला था। तो एन कितना निकल कर आया था, 1 निकल कर आया। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कितना, हमने एम को कन्वर्ट कर दिया था लीटर में, तो वो कितना आया था, 0.04 आया था। तो मोलिडिटी के फॉर्मूले पे हम इसको क्या कर दें, पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आया यहाँ पर, 1 आया, जो कि डिजोल्व है कितने में, 0.4 लीटर में ये क्या है, ये डिजोल्व है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये अभी कितना आता है, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसको ये भी लिख सकते हैं, तो ये जो मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आया वो कितना आया है, 2.5 पर मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोलिडिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यही कहता है क्या, मोलिडिटी, कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल डिजोल्व हुआ है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, मोलरिटी देता है। और ये कैसा क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है वो लीटर में बन रहा है, वॉल्यूम में बन रहा है, और जो वॉल्यूम वाली जो क्वांटिटी होती है उसको टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर डायरेक्टली वो क्या होती है, बढ़ती है या फिर वो घटती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर जब लेके आएंगे तो हम उसको लेके आएंगे मोलिडिटी के ऊपर। थैंक यू।